हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है एसबीटी चेला में। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं पिछले क्लास को कंटिन्यू करने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जो कुछ भी सीखा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था। सब एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। पिछली क्लास में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हमने जाना था कि इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, फिर चाहे वो रिक्वेस्ट के रूप में कर रहे हो, चाहे किसी से करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हो, या फिर सजेशन दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ है जो इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। अब उसके बाद हमने वर्ब के बारे में सीखा था। वर्ब के बारे में क्योंकि वर्ब के बारे में मैंने एक चीज़ बताया था कि कोई भी काम जो होता है वो सब वर्ब है। उठना, बैठना, खाना, मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलना वर्ब है। तुम लोग वीडियो देख रहे हो, देखना वर्ब है। सुन रहे हो तो सुनना भी वर्ब है। तो ये सारे के सारे वर्ब हैं। एक और बात मैंने बताई थी कि सारे वर्ब के एंड में ना आता है। तो वर्ब के बारे में इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था अलग से, क्योंकि जितने भी वर्ब होते हैं वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। कंप्लीट सेंटेंस होते हैं किस टेंस के? तो इम्परेटिव सेंटेंस के ही कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। पूरा का पूरा वाक्य होता है अपने आप में। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हारी तरफ अगर देख रहा हूँ और देखते देखते मैंने कहा कम, ठीक है, मैंने सिर्फ कहा कम। कम का ऐसे तो मतलब होता है आना, लेकिन जब मैंने तुम्हारी तरफ देख के तुम्हें कहा कम, दैट मीन्स कि मैं तुम्हें आने के लिए कह रहा हूँ। और सिर्फ कम कहने से ही पूरा का पूरा टेंस क्या हो गया? कंप्लीट। इसलिए वर्ब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था इसमें, ठीक है। तो वर्ब के साथ अब कुछ चीज़ें हम ऐड करते हैं। पहले वर्ब के दो टाइप के वर्ब देख लेते हैं उसको। एक होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं भी आए तो चलेगा, लेकिन दूसरा वर्ब ऐसा होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता ही आता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो पहले ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्राई, स्लीप, लाफ, सिट, बार्क एट्सेट्रा, कुछ भी। तो क्राई मतलब रोना। रोने अगर कोई रोता है, कैसे किसी को मैंने कहा हंसो, रो, या फिर चुप रहो, तो ये सब जो हो गया। सिट, मैंने कहा किसी को सिट मतलब बैठो। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसके साथ, कि मतलब इसका जो इफेक्ट होता है ना वो जिसको करने के लिए मैं बोलता हूँ। जैसे मैंने किसी को सिट कहा, इसका मतलब वो बैठेगा, तो जो बैठने वाला होगा उसका इफेक्ट उसी के ऊपर पड़ेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस वजह से इसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन उसके बाद इस तरह के जो सेंटेंस वर्ब हैं, जैसे गो, राइट, रीड, वॉच, गिव एंड प्ले, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने कहा गो, गो का मतलब होता है जाओ। अब जाओ कहा तो सामने वाला मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ जाऊँ, तो गो होम, घर जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, ये सब आता है। तो इस तरह से राइट लिख, अगर मैंने किसी को बोला राइट तो वो भी पूछेगा क्या राइट, तो राइट अ पोएम, राइट एन एसे, कुछ भी। तो ये सारे ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वाला और बिना ऑब्जेक्ट वाला जानना क्यों जरूरी था? क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में सिर्फ जैसे मैं किसी को कोई काम बोलता हूँ, कम मैंने बोल दिया, अब कम बोल दिया तो अब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट इसके साथ क्या आ सकता है। तो दो चीज़ें आ सकती है। एक तो अगर मैं अंदर हूँ, सामने वाले को मैंने कम बोला तो वो कम इन के रूप में आ जाएगा कि अंदर आने बोल रहा हूँ। बाहर जाने के लिए बोलूँगा तो कम आउट बोल सकता हूँ। तो इसका यूज़ होता है इस तरह से। अब ये मैंने अलग से लिखवा दिया था ताकि अगर नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड हो तो नोट्स भी बना लो, क्योंकि कुछ लोग कोई आदत होती है नोट्स बनाने की, तो देख के बना सकते हो, क्योंकि पूरा साल बैच चलने वाला है। भरोसा रखो और अपने ऊपर भी भरोसा रखो कि हाँ अच्छे से सीख सकते हो, और नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। अब इम्परेटिव सेंटेंस किस फॉर्म में होता है? तो ये यहाँ पे मैंने लिखा था प्लीज़। प्लीज़ के बाद अगर कभी कभी प्लीज़ रहता है तो प्लीज़ लगाएंगे, नहीं रहता तो सबसे पहले वर्ब लिख देंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में। अब यहाँ पे जो चीज़ रहती है, जैसे यहाँ का कम हियर है, और बाकी सब कुछ मैंने इसके बारे में कल बता ही दिया था, तो अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे आगे। ये मैंने होमवर्क दिया था, बोला था, तो होमवर्क देख लो छोटा सा क्या है। यह करो, तो करने का इंग्लिश क्या होता है? डू। और यह का दिस, टू डू दिस, ये हो गया कंप्लीट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है अंदर आओ, तो अंदर आने के लिए क्या हो गया कि आने का होता है कम, और अंदर का इन, तो कम इन। गृह कार्य करो, टू डू होमवर्क, यहाँ पे डू द होमवर्क होना चाहिए था, द रह गया यहाँ पे। अब द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो भी बताऊँगा मैं, लेकिन आज नहीं। आज इम्परेटिव पे ध्यान देते हैं जो चल रहा है उस पर। गीत गाओ, सिंग अ सॉन्ग। घर जाओ, गो होम। मुझे एक कलम दो, गिव मी अ पेन। घर साफ करो, क्लीन द हाउस, ठीक है। तो ये तो हो गया कल का। अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि आज मैंने बोला था निगेटिव बताऊंगा, तो नेगेटिव वाला देख लेते हैं हम लोग। नेगेटिव के जानने से पहले नेगेटिव को
जानने से पहले हम ये जान लेते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले नाउन के बारे में जान लो थोड़ा सा, 2 मिनट लगेगा नाउन बताने में। नाउन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम लोग नाउन पहले से ही जानते हो। संज्ञा किसे कहते हैं? तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा की जगह पे जिसका यूज़ करते हैं, मतलब नाउन की जगह पे नाउन का जो रिप्लेसमेंट होता है वो प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए अरमान एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो अब अरमान एक अच्छा लड़का है और अरमान क्लास 3 में पढ़ता है, अरमान खमहार में रहता है। ये 3 बातें मैंने बोली, तीनों में अरमान अरमान कॉमन आ रहा था। तो अब अरमान की जगह मैं कोई वर्ड यूज़ करूँगा, वह। अरमान एक अच्छा लड़का है, वह खमहार में रहता है, वह क्लास 3 में पढ़ता है। तो यहाँ पे अरमान की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया ही, वह, वो हो जाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जैसे यहाँ पे मैंने कुछ प्रोनाउन लिखा है, जैसे आई, कुछ प्रोनाउन है हमारे पास, आई है, वी है, यू है, ही है, सी है और दे हैं, ठीक है। ये सारे प्रोनाउन हमारे लिखे हुए हैं। अब प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, ठीक। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अब कोई वाक्य अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका जो मतलब, मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जो हो गया, मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें बोलने का काम करने वाला कौन? मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब इसका ट्रांसलेट करूँगा तो मैं के लिए आई वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं के लिए हो जाएगा आई। लेकिन यही अगर रहता कि कोई मुझे पीट रहा है, कोई मुझे पीट रहा है, तो यहाँ पे पीटने वाला तो कोई और है और पिटाने वाला कौन है? मतलब मार खाने वाला यहाँ पे मैं हूँ। तो ये समवन इज़ बीटिंग मी, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मतलब मैं तो कर्म हो गया ना उस टाइम पे, तो इस वजह से तब लगता है मी, ठीक है। और ये बात मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? वी का ऑब्जेक्टिव हो जाता है अस, यू का हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है और दे का देम होता है। ये बात यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? ये बात यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं ना, उन सब में सब्जेक्ट जो रहता है वो हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। क्योंकि हम जिसके भी सामने देख के बातें कर रहे हो तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद जिसके भी बारे में बातें होती हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, और ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस वाले हैं ना, ये वाले यूज़ होते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारा नेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे मेरी सहायता करो, तो सहायता करने का होता है हेल्प। सहायता करने का इंग्लिश हो जाएगा हमारा हेल्प, HELP, हेल्प। अब मेरी सहायता कर रहा है तो मेरे का, अब यहाँ पे मेरे का इंग्लिश ढूंढने जाओगे, उससे अच्छा सीधे से समझ लो, अभी अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वाला यूज़ होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा मी, हेल्प मी, और ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, आई का मी होता है, वी का अस होता है। तो अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये सारा मैं इस तरह से लिखने नहीं वाला, मैंने पहले से ही लिख के रखा है। मेरी सहायता करो का हेल्प मी, और हमारी सहायता करो का हेल्प अस। उसे पानी दो, गिव, गिव के बाद क्या लगाया? हिम, गिव के बाद हिम वाटर, ठीक है। और उन्हें पानी दो, गिव देम वाटर, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अगर तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि वाटर को पहले क्यों कर सकते हैं और हिम को बाद में कर सकते हैं, तो हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें टू भी यूज़ करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्या था हमारे पास? मेन बात था कि नेगेटिव यूज़ करना है हमें। तो नेगेटिव यूज़ करना है, तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? किसी को भी कोई काम करने से मना कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए रोड पे मत खेलो, और कुछ लिख रखा है देख ही रहे हो, जैसे हंसो मत, खेलो मत, बात मत करो, मुझे परेशान मत करो, किसी को गाली मत दो। तो जितना भी नेगेटिव है इसका स्ट्रक्चर देखो, सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले लगा दो डू नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर प्लीज़ करके किसी को बोलना है कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्लीज़ पहले लगा देंगे, उसके बाद फिर से वही डू नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे हंसो मत, तो मत के लिए हम लिखेंगे डू नॉट, तो डू नॉट लिखते हैं, तो डी, अभी मैं पूरा लिख के बताऊंगा तो टाइम लगेगा, फिर से सीधे सीधे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वहाँ पे मैंने लिख के रखा है हंसो मत का हो गया डू नॉट लाफ, ठीक है। और डू नॉट को ही शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डोंट, तो यहाँ पे हो गया हंसो मत का डोंट लाफ,
खेलो मत तो डोंट, और खेलने का प्ले, डोंट प्ले। तो अगर किसी को खेलने बोलना हो तो खेलो, प्ले, एंड नहीं मत खेलो तो डोंट प्ले। यहाँ पे बात मत करो, डोंट टॉक। मुझे परेशान मत करो, डोंट टीज मी। नेक्स्ट है किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ एनीवन। और इस तरह से ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे खाली है। तो होमवर्क के लिए मैंने कुछ लिखना था लेकिन मैं लिखना भूल गया, तो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो या फिर यहाँ पे इतना तक में अभी तक क्या हो गया कि काम करने के लिए मैंने बोल दिया और काम करने से मना भी कर दिया, तो अब तुम अपने मन से भी कुछ सेंस सोच सकते हो, तो वो सोच लो जल्दी से और कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो।